हेलो बच्चों, आप सबको स्वागत है जेपी एग्जामेट के एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू। वैसे पिछले चैप्टर में हमने सेल को कंप्लीट कर दिया था। उधर हमने क्या पढ़ा था? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ टिनी बिल्डिंग यूनिट्स कॉल्ड ए सेल। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो टाइप के हैं। एक है यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरा है मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो एक ही सेल से बना हुआ है वो है यूनिसेलुलर, और मल्टी सेलुलर में तो बहुत सारे सेल्स होते हैं। एग्जाम्पल, एमीबा ये यूनिसेलुलर है, ईस्ट वो भी यूनिसेलुलर है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। मल्टी सेलुलर, आप भी मल्टी सेलुलर हैं, मैं भी मल्टी सेलुलर हूं, और बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। और ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये दोनों जिंदा है। कैसे जिंदा है? क्योंकि उनके बॉडी के अंदर सेल में कुछ एक्टिविटीज, कुछ प्रोसेसेस कंटिन्यू कर रहा है जो उनको जिंदा रखा है। और जो प्रोसेस हमको जिंदा रखने के लिए चालू है उसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे कि न्यूट्रिशन, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जीने के लिए न्यूट्रिशन कर रहा है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन कर रहा है। रेस्पिरेशन हो गया, अगर हम रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो एनर्जी कहां से लाएंगे? ब्रीदिंग भी हो गया, ये दोनों ब्रीदिंग भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं। ठीक वैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। ये जो प्रोसेसेस है इसको अगर हमने फॉलो नहीं किया तो फिर हम मर जाएंगे, इसलिए इसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेंगे तो ये जानेंगे कि ये जो प्रोसेसेस है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल से हो रहा है, लेकिन मल्टीसेलुलर में तो बहुत सारे सेल्स होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक फंक्शन के लिए ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं। मतलब एक ग्रुप हो गया सेल का जिसका नाम सपोज हमने दे दिया ए, ग्रुप ए। ग्रुप ए का काम क्या है? सिर्फ न्यूट्रिशन में फोकस करना। ठीक है, से दूसरा सेल का ग्रुप है बी बी, और ग्रुप बी क्या करेगा? सिर्फ रेस्पिरेशन में फोकस करेगा। ठीक है, ग्रुप सी क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन में फोकस करेगा। ग्रुप डी क्या करेगा? एक्सक्रीशन में फोकस करेगा। तो क्या हम लिख सकते हैं कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल बॉडी फंक्शंस आर डन बाय दिस सिंगल सेल, बट in multicellular organism different groups of cells perform different functions। आई बात समझ में? मोटा मोटी हम बोले तो क्या सीखा हमने इससे? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, और उसे हम डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं, सेल स्पेशलाइजिंग भी कहते हैं। ठीक है, सेल स्पेशलाइजिंग कैसे हुआ? देखो, ये जो ग्रुप ए रहा उसके अंदर जो सेल थे वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन में फोकस किए थे, मतलब सारे के सारे सेल न्यूट्रिशन में स्पेशलाइज हो गए। ग्रुप बी में जो सेल थे वो रेस्पिरेशन में स्पेशलाइज हो गए। लेकिन ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उधर तो एक ही सेल है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हुआ, सेल स्पेशलाइजेशन वो भी नहीं हुआ, क्योंकि एक ही सेल में सारे के सारे प्रोसेस हो गया। तो फिर ये कौन सी प्रोसेस में स्पेशलाइज हुआ? ठीक है, आई बात समझ में? तो अब हम ये भी लिख सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डोंट हैव सेल्यूलर स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स accompanied by cellular specialization and division of labor।
और यही जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। और ये सेल अब क्या बन चुका है? ग्रुप बन चुका है। और ग्रुप बनने के बाद उसे हम बोलते हैं टिश्यू। जैसे कि एक इमेज देख लो, इधर काफी सारे सेल्स हैं और जितने भी सेल हैं वो मिलकर टिश्यू बनाएंगे और सारे सेल का स्ट्रक्चर सिमिलर है और उनके फंक्शन भी सेम है। A group of cells that work together to perform a specific function is called a tissue। और अब आपको यह भी जान के हैरानी होगी कि ये टिश्यूज भी ग्रुप बनाते हैं और जब वो ग्रुप बनाते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्गन। जैसे कि स्टोमक हो गया, ये हमको डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। A collection of tissues that structurally form a functional unit specialized to perform a particular function। अब आप ये बोलेंगे कि सर हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ स्टोमक ही तो एक नहीं है जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इसोफेगस हो गया, उससे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इधर देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टोमक भी है, लिवर भी है, इसोफेगस भी है, ये सब मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे हैं। जब सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ही फंक्शन को करते हैं उससे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। एक कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। सर वैसे क्या हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ डाइजेशन होता है? रेस्पिरेशन भी होता है। रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगर ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे तो बनाएंगे एक ह्यूमन बॉडी, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी ऑर्गन सिस्टम्स। तो फिर अब ये सबको छोड़ देते हैं, सिर्फ टिश्यू में फोकस करते हैं। अब हमको यह पता चल गया है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो टिश्यू से बने हुए, सेल से तो है, तो फिर वो टिश्यू बना चुके। एक हो गया प्लांट, दूसरा हो गया एनिमल। क्या ये दोनों का जो टिश्यू है वो सेम है? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों है? अगर उन दोनों का सेल एक तरह का होगा तो टिश्यू भी एक तरह का होगा। अगर उन दोनों का सेल ही अलग अलग हो रहा है, टिश्यू भी अलग अलग हो जाएगी, हाँ कि नहीं? अगर फंक्शंस जो है वो भी अलग अलग हो जाएगी तो टिश्यूज भी अलग अलग हो जाएगी, हाँ कि नहीं? तो चलो एक डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये प्लांट टिश्यू क्या है, एनिमल टिश्यू क्या है। एक हो गया प्लांट और दूसरा है एनिमल। देखो ये जो एनिमल है वो लोकोमोशन करता है, बट ये प्लांट दिल्ली से बॉम्बे नहीं जाता है। अगर जाएगा तो फिर हम उसे लेके जाते हैं, वो खुद नहीं जा पाता है, हाँ कि नहीं? तो फिर फंक्शन अलग हो गया, टिश्यूज भी अलग हो गए। प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन बट एनिमल्स शो लोकोमोशन, ठीक है। और ये दोनों का जो सेल है उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलग होता है। कैसे? प्लांट के पास सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, लेकिन एनिमल के पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। तो फिर सेल का स्ट्रक्चर अगर अलग हो गया तो टिश्यू भी अलग अलग हुआ कि नहीं? ठीक है। प्लांट्स टेंड्स टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब जिंदगी भर उनके बॉडी में कुछ ना कुछ ग्रोथ होता रहता है, लेकिन एनिमल की बॉडी में जिंदगी भर ग्रोथ नहीं होता है। हाँ, हम ये जरूर बोल सकते हैं कि एनिमल्स में ग्रोथ यूनिफॉर्मली होता है। यूनिफॉर्मली मतलब देखो, अगर हम दोनों हाथ रखेंगे तो दोनों का लेंथ सेम है, लेकिन एक प्लांट का हर एक ब्रांच का लेंथ सेम नहीं होता है, मतलब उनका ग्रोथ नॉन यूनिफॉर्मली होता है। फिर आगे जाए, प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल और डेड सेल, दोनों से प्लांट बना हुआ होता है।
और जो एनिमल है वो सिर्फ लिविंग सेल से बना हुआ है, तो फिर उनके टिश्यूज में भी डिफरेंस है, हाँ कि नहीं? थोड़ा सा सोचो, अगर प्लांट टिश्यू के अंदर डेड सेल्स भी है, लिविंग सेल्स भी है, और एनिमल टिश्यू के पास क्या है? लिविंग सेल्स है, तो फिर ज्यादा एनर्जी किसे चाहिए? जिसका ज्यादा सेल लिविंग है, ठीक है? प्लांट टिश्यूज रिक्वायर लेस एनर्जी फॉर मेंटेनेंस व्हाइल एनिमल टिश्यूज रिक्वायर मोर। ये जो प्लांट टिश्यू है वो स्पेशलाइज है किसमें? सेल्यूलोज में, बट एनिमल टिश्यूज प्रोटीन, ठीक है? अब हमको समझ में आ गया कि प्लांट टिश्यू अलग है, एनिमल टिश्यू अलग है। तो सबसे पहले चलिए प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो प्लांट टिश्यू है वो दो टाइप के हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो भी तीन टाइप का है, एक है अपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा है लैटेरल मेरिस्टेम। ये जो परमानेंट टिश्यू है वो दो टाइप के, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू को फर्दर तीन टाइप में विभक्त किया गया है। क्या है? एक है पारेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। इसके अंदर दो स्पेशल और भी टिश्यूज है जिसको हमने पारेन्काइमा में क्लासिफिकेशन किया है, जिससे कि एक हो गया आरेन्काइमा और दूसरा हो गया क्लोरेन्काइमा। फिर आगे बढ़े, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो भी दो टाइप के हैं, एक है जाइलिन और दूसरा है फ्लोएम। तो सबसे पहले ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ये दोनों क्या है, उनके बारे में जानने के लिए उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर दोनों के बारे में को एक साथ में नॉलेज आ जाएगा, ठीक है? फिर उसको स्ट्रक्चर में भी देखेंगे, एक प्लांट लेंगे कहां से मेरिस्टेम है, क्या काम करता है, वो सब भी देखेंगे, उस टाइप का भी आगे समझेंगे। तो शुरू करें। अरे बाप रे, ये क्या आ गया? ये तो किसी का चैटिंग जैसा दिखता है। किसका चैटिंग है ये? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू का। तो फिर चलिए देखते हैं दोनों ने क्या बात की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलता है द सेल्स ऑफ मेरिस्टेम डिवाइड्स रिपीटेडली, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सेल को लेके बना हुआ है वो सेल बार बार डिवाइड होता है, एक बार डिवाइड हुआ, दो बार डिवाइड हुआ, तीसरी बार भी डिवाइड होता है, उनके सेल के नंबर्स इंक्रीज होता है, ग्रो कर रहा है। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है उसका सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल से बना हुआ होता है। कैसे? अभी हमने क्या पढ़ा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल है वो बार बार डिवाइड करता है, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और डिवाइड नहीं करेंगे, तब वो बन जाएंगे परमानेंट टिश्यू और वो डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम प्लांट में कहां पाते हैं? हमने अभी तो थोड़ा सा समझा कि नहीं, ये ग्रो करता है, मतलब प्लांट के जो एरिया ग्रो करता है, जैसे कि स्टेम हो गया, रूट्स हो गया, शूट्स हो गया, बॉड्स हो गया, वहां पे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पाते हैं। परमानेंट टिश्यू ये हर एक मैच्योर प्लांट में, लीफ वेन्स में, सीड कवरिंग्स में, वास्कुलर बंडल में, आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे कहां कहां है, ठीक है? वहां पे पाया जाता है। फिर आगे बढ़े। अभी हमने क्या बोला, ये ग्रोथ में हेल्प करता है। कैसे? लंबाई चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रीथ, जो सर्कमफ्रेंस होता है ना, उसका ग्रोथ में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प करता है। परमानेंट टिश्यू वो प्लांट को रिजिडिटी देता है, मजबूत बनाता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है और वाटर न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। उसका जो सेल्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, वो लिविंग है, वो डिवाइड होते हैं, लिविंग सेल से बने हुए हैं इसलिए। परमानेंट टिश्यू
उसका जो सेल्स है वो लिविंग भी है, डेड भी है। देखेंगे कि कौन सी टाइप परमानेंट टिश्यू में लिविंग सेल है और कौन सी टाइप परमानेंट में डेड टिश्यू है। मेटाबॉलिज्म मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हाई रेट से होता है। मेटाबॉलिज्म में क्या, देखिए जो सेल के अंदर कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ एक्टिविटीज होते हैं, उससे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं और वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल में हाई रेट से होता है। परमानेंट टिश्यू में मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे होता है। कैसे? धीरे धीरे, ठीक है। और उसका जो सेल वॉल है, किसका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल वॉल बहुत पतला होता है, क्योंकि उसे तो डिवाइड होना है ना। अगर सेल वॉल मोटा हो जाएगा तो डिवाइड होने में तो उसे दिक्कत आएंगी, हाँ कि नहीं? लेकिन परमानेंट टिश्यू का सेल वॉल मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है। इंटरसेल्युलर स्पेस, ये क्या होता है? देखो, ये जो टिश्यूज होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल्स है उनका जो ग्रुप है वो सेल क्लोजली पैक होते हैं। मतलब दो सेल के अंदर कोई गैप नहीं रहता, और उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। टाइप में देखेंगे कौन से टाइप में है, कौन से टाइप में नहीं है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? अगर वैक्यूल्स होंगे तो डिवाइड होने में प्रॉब्लम्स आएगा, इसलिए वैक्यूल्स नहीं है। परमानेंट टिश्यू में वैक्यूल्स है। काफी लंबा चलते हैं इनके बाद नहीं, फिर आगे देखते हैं। अरे वाह, परमानेंट टिश्यू ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ब्लॉक कर दिया, गुस्से से आके ब्लॉक कर दिया। ये वाला लाइन एग्जाम में मत लिखना, बाकी सारे जितने पहले से पढ़े वो लिख लेना, ठीक है। अब चलो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में थोड़ा अच्छे से समझते हैं। उसका टाइप क्या है, कैसे हेल्प करता है, कहां हेल्प करता है, ठीक है। एक प्लांट को जूम करते हैं। आ गया है प्लांट। हमने अभी क्या पढ़ा था कि प्लांट का जो पार्ट ग्रो करता है वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां कहां ग्रो करता है? ये स्टेम के ऊपर से ग्रो करता है, रूट नीचे से भी ग्रो करता है। ये जो स्टेम है ये देखो, वो सर्कमफ्रेंस में भी ग्रो करता है। और ये लोकेशन देखो, जहां पे ये लीफ अटैच है वहां पे भी ग्रो करता है। तो सबसे पहले ये जो स्टेम का टॉप पार्ट है वहां पे अपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, वो लेंथ में इंक्रीज करता है। रूट का जो बटम पार्ट है वहां पे भी अपिकल मेरिस्टेम है, वो भी लेंथ में इंक्रीज करता है, ग्रोथ करता है, ठीक है। तो हम अब क्या लिख सकते हैं? अपिकल मेरिस्टेम रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स, ठीक है। दे आर फाउंड इन द टिप्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स। ये जो स्टेम देख हो, देखो ये सर्कमफ्रेंस में ग्रोथ करता है और उसे हम बोलते हैं लैटेरल मेरिस्टेम, ठीक है। लैटेरल मेरिस्टेम रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ द स्टेम, और वहीं पे भी इसे हम पाया जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो लोकेशन है जहां पे ये लीफ स्टेम के साथ अटैच हुआ है, ठीक है, वहां पे क्या पाया जाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। Intercalary meristem tissues are present at the internodes of the stem between the places at which leaves attach. अब समझ में आ गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर आगे देखते हैं परमानेंट टिश्यू। अभी हमने क्या पढ़ा था? ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होकर क्या बनता है? परमानेंट टिश्यू। जब वो और डिवाइड नहीं होता है, जैसे कि हो गया एक स्टोमाटा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स की शेप, साइज, फंक्शन जब फिक्स्ड हो जाता है तब वो खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं परमानेंट टिश्यू से, ठीक है। और जो प्रोसेसेस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स कन्वर्ट्स इनटू परमानेंट टिश्यू उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन।
द प्रोसेस by which cells of the meristematic tissues convert themselves into permanent tissue by taking a fixed shape, size and function is called differentiation. फिर ये परमानेंट टिश्यू वो तो दो टाइप का होता था ना, ठीक है कि नहीं? और बेस्ड ऑन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ये दो टाइप के होते हैं, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू में फोकस करते हैं। एक स्टेम लेते हैं और वही स्टेम में बीच में से एक कॉइन जैसा स्ट्रक्चर निकाल देते हैं, और उसी को अगर हम जूम करेंगे तो कुछ उस तरह का इमेज हमको देखने में मिलेगा। ये जो ग्रीन कलर का लेयर देख रहे हो आउटर में, वही है एपिडर्मिस। और अभी हम एपिडर्मिस को स्किप करते हैं, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है? यही एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे ये जो लाइन देख रहे हो, यहां पे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू पाते हैं। तो अभी हम लिख सकते हैं ए फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स beneath the epidermis are generally simple permanent tissue। और ये कैसे बना हुआ है? Made up of one type of cells that has similar structure and functions। ठीक है? और ये सिंपल परमानेंट टिश्यू भी तीन टाइप के हैं। क्या है? एक है पारेन्काइमा, फिर कोलेन्काइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले पारेन्काइमा में फोकस करते हैं। अब ये वाला स्ट्रक्चर देखो, वो वाला भी स्ट्रक्चर देखो, ये दोनों एक ही स्टेम का स्ट्रक्चर है, बस ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और वो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। ठीक है? ये जो सेल्स है, इस सेल का जो आउटर लेयर है ग्रीन कलर का, वहां पे फोकस करो, वो है सेल वॉल। और ये जो ग्रीन कलर, डीप ग्रीन कलर का पिगमेंट देख रहे हो ना, ये है न्यूक्लियस। और व्हाइट कलर का यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी जो है, इसे बोलते हैं हम वैक्यूल। अभी से आगे हम जितने भी टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, बस उनके बारे में तीन ही चीजें पढ़ेंगे। क्या है? उसका लोकेशन कहाँ है, वो स्ट्रक्चर कैसे बना है, और फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा उसका फंक्शन क्या है। तो फिर शुरू करें। ये कहां पे पाया जाता है? ये स्टेम में भी पाया जाता है, रूट में भी पाया जाता है, फ्रूट्स में भी पाया जाता है, लीव्स में भी पाया जाता है, फ्लावर्स में भी पाया जाता है। ठीक है? इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ये मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है, कंसिस्ट ऑफ ऑन स्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स, और उसका सेल वॉल पतला होता है और सेल्यूलर से भी बना हुआ होता है। हमने पढ़ा था कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनका सेल वॉल पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है। अब हमको पता चल गया पारेन्काइमा में जो परमानेंट टिश्यू है उसका सेल वॉल पतला है। ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। वो सेल के बीच में देखो गैप से, मतलब पारेन्काइमा टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, न्यूक्लियस भी है, वैक्यूल भी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन से टिश्यू में न्यूक्लियस होता है और कौन से टिश्यू में न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर आगे बढ़े, इसका फंक्शन क्या हो सकता है? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। क्या बोला मैंने? ये फूड भी स्टोर कर सकते हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। सर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इसका मतलब उनके पास क्लोरोफिल होना चाहिए, और जो पारेन्काइमा टिश्यू में क्लोरोफिल होता है उसे हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। ये एक्वाटिक प्लांट्स को फ्लोटिंग में भी मदद करते हैं, मतलब इधर एयर कैविटीज भी होना चाहिए। जो पारेन्काइमा टिश्यू में एयर कैविटीज होते हैं उसे हम एरेन्काइमा बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब एक क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, उन दोनों के बीच में एक डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर हमको उनके बारे में नॉलेज हो जाएगी। शुरू करें। ये फिर से हम चैटिंग की मदद से समझेंगे, मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा आप सबको।
क्लोरेन्काइमा क्या बोलता है, ये कहां पाया जाता है, मेसोफिल्स ऑफ टिश्यू ऑफ लीव्स, मेसोफिल टिश्यूज ऑफ लीव्स के। मेसोफिल क्या होता है, वो हम जब एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे तब हम स्ट्रक्चर के साथ मेसोफिल्स के बारे में भी पढ़ लेंगे। और कहां, स्टेम में भी पाया जाता है। ये जो एरेनकाइमा है वो सिर्फ अक्वाटिक प्लांट्स में ज्यादा दिखता है, ठीक है, कहां, अक्वाटिक प्लांट्स में। These tissues are similar to that of parenchyma, but also contain chlorophyll. ये तो हम बोल चुके हैं, ठीक है। ऐसे आरेनकाइमा भी पारेनकाइमा जैसे होता है, बट उनके पास लार्ज एयर कैविटीज होते हैं। उनका फंक्शन क्या हो गया, ये फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है और एरेनकाइमा फ्लोटिंग के लिए एक्वाटिक प्लांट्स में रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर। फिर दूसरा टाइप का परमानेंट टिश्यू क्या है, कोलेनकाइमा। वो दिखने में कैसा है, कुछ इस तरह का है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, उसका लोकेशन, वो कहां पाया जाता है। ये कोलेनकाइमा लीव्स में भी पाया जाता है, स्टेम में भी पाया जाता है, फ्रूट में भी पाया जाता है, फ्लावर में भी पाया जाता है, लेकिन रूट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और लोकेशन तो पता चल गया, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना है। देखो, इसका जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना हुआ है। पेक्टिन क्या है, पेक्टिन एक फाइबर जैसा है, वो कर्नर में सेल वॉल को थिकनिंग करने में मदद करता है, ठीक है। और कोलेनकाइमा सेल्स लुक्स लाइक पॉलीगोनल एंड इरेगुलर एंड थिक एट कर्नर्स। कर्नर में थिकनिंग है, हाँ कि नहीं। और उनके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम होता है, न्यूक्लियस भी उनके पास होता है, ठीक है, वैक्यूल भी होता है। अब स्ट्रक्चर तो पता चल गया, फंक्शन क्या है, वो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। क्या देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट, जिससे कि वो इजिली बेंड कर सके। कोलेनकाइमा खत्म। फिर तीसरे टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। वो दिखने में कैसा है, कुछ इस तरह का, ये सेम ही इमेज है। ये है ट्रांसवर्स सेक्शन, ये है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, उसका लोकेशन, ये कहां पे पाए जाते हैं, ये प्लांट के बाद में पाए जाता है, सीड कवरिंग्स में पाए जाता है, नॉट्स कवरिंग में पाए जाते हैं, लीफ बेल्स में पाए जाते हैं। जैसे कि देखो, यहां जो कवरिंग है, यहां पे स्क्लेरेनकाइमा होता है, यहां पे भी कवरिंग में स्क्लेरेनकाइमा होता है, बहुत हार्ड होता है ये, हाँ कि नहीं। कैसे बना है ये, उसका जो सेल वॉल है वो थिक भी है और ये लिग्निन से बना हुआ है। कैसे, लिग्निन से, जो कि इसे हार्ड बनाते हैं। जो कोलेनकाइमा पढ़े थे वो पेक्टिन से बना हुआ होता है, और ये स्क्लेरेनकाइमा लिग्निन से बना हुआ होता है, ठीक है। और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है, और इनके पास ना न्यूक्लियस है और ना वैक्यूल होता है, और ये सब डेड सेल से बना हुआ होता है। कौन से सेल से, डेड सेल से, ठीक है। हम पढ़े थे कि परमानेंट टिश्यू है, लिविंग सेल से भी बना हुआ है, डेड सेल से भी बना हुआ है। जो स्क्लेरेनकाइमा वाले परमानेंट टिश्यू है वो डेड सेल से बना हुआ है। उसका फंक्शन क्या है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्लांट्स हार्ड एंड रिजिड, ठीक है, क्लियर। और क्या है, ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, वाटर लॉस को भी रिड्यूस करते हैं, पता चला। और इसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, रोप्स बनाते हैं, ठीक है। अब स्क्लेरेनकाइमा कंप्लीट, हम क्या बोले थे, एपिडर्मिस को स्किप करते हैं, मेसोफिल को स्किप किया था हमने, अब हम उनके बारे में भी पता लगाते हैं। एक स्ट्रक्चर देखते हैं लीफ का, और लीफ को अगर हम बीच में से काट दें और वहां से जूम करें ये वाला स्लाइडिंग को, तो हम कुछ इस तरह का देखेंगे। ये जो सबसे पहले
व्हाइट कलर का एक लेयर देख रहे हो जो वैक्सी है, उससे हम बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है, और ये कहां पे पाया जाता है? एकदम आउटर में। उनके नीचे क्या है? एपिडर्मिस। तो हम क्या लिख सकते हैं? क्यूटिकल, ए वैक्सी लेयर मेड अप ऑफ क्यूटिन located outside the epidermis that protects the plant from water loss। और एपिडर्मिस कहां है? वो देखो एपिडर्मिस यहां भी है, यहां भी। ये नीचे में भी क्यूटिकल थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए प्लांट। ये सबसे बाहर पाया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर क्यों, एपिडर्मिस के ऊपर ही ऊपर क्यूटिकल भी होते हैं, स्टोमाटास भी होते हैं, गार्ड सेल्स भी होते हैं, और ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को फ्रॉम इंफेक्शंस, वाटर लॉस एंड मैकेनिकल डैमेज। जो बाहर रहेगा वो तो सोल्जर की तरह है, वो हमको सपोर्ट करेगा, हमें सुरक्षा प्रोटेक्शन देगा। हाँ कि नहीं? अभी हमने क्या पढ़ा? देखो, it's made up of thin layer of single cells that are tightly packed together। ये thin layer of single cells से बना हुआ है जो tightly packed होते हैं। Epidermal cells often have long hair-like structures in the root, जो कि उन्हें वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। एपिडर्मिस में और क्या क्या पाया जाता है? स्टोमाटा। क्या? देखो, इधर एक ओपनिंग जैसा स्ट्रक्चर है, वही है स्टोमाटा। और स्टोमाटा हमको कैसे हमको तो नहीं, प्लांट को कैसे मदद करता है? ना गैसियस एक्सचेंज में। स्टोमाटा tiny pore-like openings in the epidermis that allow gaseous exchange between the plant and the outside environment। और यही स्टोमाटा के बाहर देखो दो सेल्स है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। समझ में आई बात? स्टोमाटा सराउंडेड बाय टू गार्ड सेल्स दैट कंट्रोल व्हेन दे ओपन और क्लोज। ये जो ओपनिंग था स्टोमाटा, वो कब ओपन होंगे कब क्लोज होंगे उसे कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल्स। क्लियर? ये बात आ गया समझ? चलिए एक प्लांट को दोबारा ऑब्जर्व करते हैं। ये जो प्लांट का रूट है, सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब करके स्टेम से लीफ तक भेजता है, और वैसे ठीक लीफ में फोटोसिंथेसिस में फूड बना के हर एक पार्ट में भेजता है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये कैसे हो रहा है और कौन हेल्प कर रहा है, वो जानने के लिए हमको ये स्टेम को दोबारा जूम करना पड़ेगा। और ये कॉइन वाला स्ट्रक्चर को फिर से जूम करते हैं, कुछ इस तरह का इमेज है। हाँ कि नहीं? यही स्टेम को अगर हम बीच में से काट दे तो ऐसा दिखेगा। इधर देखो कुछ पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, उसका लेबलिंग बनाते हैं, नाम जानते हैं क्या है। इधर जो रेड कलर का पाइप जैसा स्ट्रक्चर सेल्स है, उससे बोलते हैं हम जाइलेम, और जो ब्लू कलर में है उससे बोलते हैं हम फ्लोएम, और उनके बीच में कैम्बियम है। ठीक है, और आउटर लेयर में है एपिडर्मिस, और ये जो बंडल्स है जहां पे जाइलम भी है, कैम्बियम भी है, फ्लोएम भी है, उसको बोलते हैं हम वास्कुलर बंडल्स। ठीक है, और बीच में सेंटर में क्या है? पीथ। ये जो वास्कुलर बंडल है वो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बन गया, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना हुआ है उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। हाँ कि नहीं? और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिलके एक ही काम को कोऑर्डिनेट करते हैं। एग्जांपल्स क्या हो गए? ये जाइलम, फ्लोएम्स, ये हो गए वास्कुलर टिश्यूज। देखो, उसको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी बोलते हैं, वास्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। उसका एग्जांपल क्या है? जाइलम, फ्लोएम। सबसे पहले चलिए जाइलम के बारे में थोड़ा सा पता लगाते हैं। जाइलम, देखो ये जो जाइलम और फ्लोएम है,
ये क्या सिर्फ और सिर्फ स्टेम में पाया जाता है? नहीं, वो लीफ में भी पाया जाता है। देखो ये जो व्हाइट कलर का लाइन से वहां पे जाइलम भी है, फ्लोएम भी है। तो ये जाइलेम, उसको हम पता लगाने के लिए स्टेम को दोबारा देखते हैं। ये जो रेड कलर का पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, उससे अगर हम जूम करेंगे तो कुछ इस तरह का देखेंगे। इधर देखो, इधर दो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, एक है ट्रैकिड और दूसरा है वेसल। ठीक है, और ये ट्रैकिड और वेसल, ये दोनों थिक सेल वॉल से बना हुआ है, और ये जब मैच्योर हो जाते हैं तब डेड सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, हमने अभी बोला था पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, एंड मेनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर। पाइप जैसा स्ट्रक्चर है मतलब ये कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और क्या ट्रांसपोर्ट करता है ये? वाटर एंड मिनरल्स। और ये जो फीचर्स है ये उनको ट्रांसपोर्ट करने में, वाटर और मिनरल्स में हेल्प करता है। और जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, यूनि डायरेक्शन में। ठीक है, अभी देखो ये क्या हो गया, ट्रैकिड और वेसल। उन दोनों के बीच में एक येलो कलर जैसा स्ट्रक्चर है, उसे हम बोलते हैं जाइलेम फाइबर। और जो आउटर मेम्ब्रेन में ब्लू कलर स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं जाइलेम पारेन्काइमा। और ये जो जाइलेम फाइबर है वो डेड सेल से बना हुआ होता है, और जो जाइलेम पारेन्काइमा है वो लिविंग सेल से, क्योंकि पारेन्काइमा तो लिविंग सेल से बना हुआ है ना। और वो पारेन्काइमा का काम क्या होता है? फूड को स्टोर करना। जाइलेम फाइबर सपोर्ट देता है। ठीक है, जो जाइलेम फाइबर्स लोकेटेड बिटवीन द जाइलेम वेसल्स एंड द ट्रैकिड ऑफ द जाइलेम, हाँ कि नहीं? दे आर डेड sclerenchyma cells with thick and lignified walls and supportive in function. ये जाइलेम पारेन्काइमा are living cells and store foods. ऑफ देखो, वाटर का तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? उसके लिए फ्लोएम है। क्या है? फ्लोएम। दोबारा वही स्टेम को जूम करते हैं, ये जो ब्लू कलर वाला स्ट्रक्चर है वो है फ्लोएम, उसे भी जूम करते हैं तो कुछ इस तरह का इमेज देखने को मिलेगा। हमको जिसे ज्यादा से समझ में आएगा इसीलिए मैं ये वाला स्ट्रक्चर लगवाया हूं आपके। ठीक है, उधर देखो एक ही पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, और वो पाइप जैसा स्ट्रक्चर में कुछ प्लेट है, वो प्लेट में कुछ पोर्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं सीव प्लेट, और ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर को बोलते हैं सीव ट्यूब। ठीक है, बुक में एक सीव सेल दिया गया है, उसे हम आगे देखेंगे, अभी के लिए स्किप करते हैं। और इन दोनों में देखो, ये भी, इसमें न्यूक्लियस नहीं, हाँ कि नहीं? और ये क्या करते हैं? फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। दिस लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल से बना हुआ है। देखो ये सीव ट्यूब जो है लिविंग सेल से बना है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। बाकी जितने भी लिविंग सेल्स है प्लांट में, उनमें न्यूक्लियस होता है। एक ही है सीव ट्यूब जो लिविंग है और न्यूक्लियस नहीं। दिस लिविंग सेल्स विदाउट न्यूक्लियस ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब फूड, थ्रू द प्लांट। दीज आर ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स कॉल्ड सीव प्लेट। ठीक है, उधर देखो एक स्ट्रक्चर है, वो है कंपानियन सेल। ठीक है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर व्हाइट कलर का दिख रहे हो वो है फ्लोएम फाइबर, और ये है फ्लोएम पारेन्काइमा। फाइबर, इससे हमें समझ में आ गया होगा कि जो फ्लोएम फाइबर है वो डेड सेल है, बाकी जितने भी है वो सब लिविंग सेल्स है, मतलब कंपानियन सेल भी लिविंग है, फ्लोएम पारेन्काइमा भी लिविंग है। ठीक है, ये कंपानियन सेल क्या करता है ना, सीव ट्यूब वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। वो सेल में जो एक्टिविटीज होते हैं उसके पास तो न्यूक्लियस नहीं है, उसे मदद कर रहा है
कंपाइलिंग सेल। और फाइबर वो तो सपोर्टिव है। पारेन्काइमा का काम क्या है? फूड को स्टोर करना। फ्लोएम पारेन्काइमा में फूड स्टोर होता है। ठीक है। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। बता चुके हैं हम। फ्लोएम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ thick walled dead sclerenchyma cells, provide mechanical support to the plant. फिर कंपानियन सेल्स फैसिलिटेट द फंक्शन ऑफ द सीड ट्यूब्स। और पारेन्काइमा क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। सीड सेल्स आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स। कहां पे? ये जो सीड ट्यूब है ना, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में सीड ट्यूब के बदले सीड सेल्स होते हैं। और जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिसका सीड्स फ्रूट के बाहर वाले हिस्से में होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल्स देखे होंगे तो ये पाइन हो गया, साइकस हो गया, फॉन्स हो गया, ये सब जिम्नोस्पर्म्स है। वहां पे सिर्फ सेल्स पाया जाता है। अब ये कंप्लीट हो चुका है हमारा प्लांट टिश्यूज। फिर आगे हम क्या पढ़ेंगे? एनिमल टिश्यूज। वो अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।